हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन। बहुत सारे लोग होते हैं इस रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन और टिश्यू रेस्पिरेशन बोलते हैं, लेकिन आज से ये टर्म बोलना बंद कर दो, क्योंकि रेस्पिरेशन जो होता है वो सेल के अंदर ही होता है। जब भी कोई रेस्पिरेशन की बात करते हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन ही होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि वायरस में कोई रेस्पिरेशन होता है। तो आज से आपको ये टर्म बंद कर देना है, बोलना कि सेलुलर रेस्पिरेशन और टिश्यू रेस्पिरेशन। लेकिन हम एनिमल फिजियोलॉजी की कोई बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पर सेलुलर एंड टिश्यू रेस्पिरेशन लिखा रहता है। ये इसलिए होता है कि वहाँ पे हम ब्रीथिंग को भी रेस्पिरेशन मानते हैं, बट वो ब्रीथिंग तो गैसेज ऑफ एक्सचेंज है, ब्रीथिंग को रेस्पिरेशन नहीं माना जाता है। रेस्पिरेशन तो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसमें फ्री एनर्जी होती है, वो रिलीज होती है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी लाइक जीटीपी हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज लिया जाता है। आपको यहाँ पे रेस्पिरेशन को हमेशा रेस्पिरेशन ही बोलना है, सेलुलर एंड टिश्यू रेस्पिरेशन नहीं बोलना है। हम इसको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में भी डिनोट कर सकते हैं, उसके आगे हम बात करते हैं इसकी। अभी यहाँ पे रेस्पिरेशन आपको एनिमल सेल, प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। रेस्पिरेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस होती है, और ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट उसको मानते हैं, ये फूड के फॉर्म में होता है, उससे ऑक्सीडाइज्ड करके एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी एटीपी और जीटीपी के फॉर्म में हो सकती है। आगे हम बात करते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। ये मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन अभी बता दी है कि ए मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच फ्री एनर्जी रिलीज फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है यूज्ड एज ए सबस्ट्रेट इन रेस्पिरेशन। ये ऑर्गेनिक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, फैट हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं और ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के सोर्सेज की। तो यहाँ पे हम इसको बात करते हैं कि कोई भी एनिमल सेल और प्लांट सेल में इसको कंसिडर कर रहे हैं। एनिमल सेल में तो आपको पता है कि फूड होता है, वो फूड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में जाता है और वहाँ से ऑक्सीडाइज्ड होकर एनर्जी रिलीज होती है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है। प्लांट सेल में प्लांट्स को लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, लाइट की प्रेजेंसी होती है, तब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और फूड बनता है। ये फूड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है और आगे ये ऑक्सीडाइज्ड होकर एनर्जी रिलीज होती है, वो एटीपी के फॉर्म में अपने को मिलती है। अपने को क्या प्लांट को मिलती है, यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की हम बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इनकम्प्लीट और पार्शियली ऑक्सीडेशन भी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन है, वहाँ से एल्कोहल बन जाता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड और एसिड से CO2। CO2 जब बनता है तो ये कम्प्लीटली क्या है, ऑक्सीडाइज्ड है। अब आगे हम बात करते हैं रेस्पिरेशन में भी। रेस्पिरेशन ऑक्सीजन डिपेंडेंट होता है, उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होता है, उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये तो आपको पता है कि ग्लूकोज के 6 कार्बन होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, उससे 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। यहाँ पे हम इनके आगे बात करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। आपको C6H12O6 + 6 O2 दिख रहा है। यहाँ पे 6 CO2 + H2O + एनर्जी होती है। एनर्जी होती है, ये एनर्जी की फॉर्म होती है, वो 686 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है। ये एनर्जी एक तो एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है और एक हीट के फॉर्म में। यहाँ एटीपी होती है, ये 32 और 30 के फॉर्म में रिलीज होती है एटीपी। ये हम बात करेंगे 32 कब कंसिडर किया जाता है और 30 कब कंसिडर किया जाता है। इनके अलग अलग लेवल्स पे हम बात करेंगे, आगे मैं बताऊंगा इनके बारे में। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन की यहाँ पे बात करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस अगर प्रोकैरियोटिक में देखा जाए तो साइटोसोल में होता है, और यूकैरियोटिक में देखा जाए तो ये साइटोसोल में होता है। सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में ये साइटोसोल में होता है और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में यूकैरियोटिक्स में होता है। यहाँ पे CSIR में एक क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में। इन सेलुलर रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर ओनली इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड नॉट इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में नहीं होता। यहाँ पे जो आप ए ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस है, बी ग्लाइकोलाइसिस, डी में भी ग्लाइकोलाइसिस है। तो ये तो ग्लाइकोलाइसिस, ये तो साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में क्या नहीं होता, तो द सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीछे की जो स्लाइड हमने पढ़ी थी वहाँ पे इसका आंसर छिपा हुआ था। ओके, हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में आपको एमडन, मेयरहॉफ एंड फार्नेस पाथवे दे रखा है। ये तीनों साइंटिस्ट थे, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। यहाँ पे हम बात करते हैं कि फंडामेंटल एनर्जी जनरेटिंग पाथवे होता है ये, और ये यूनिवर्सल पाथवे होता है। ऑक्सीडेटिव ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यहाँ पे
यूज होते हैं। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यहाँ पे काम करते हैं। इसकी साइड होती है वो साइटोसोल होती है। ग्लाइकोसोम्स भी हो सकता है। ग्लाइकोसोम्स एक केस में ही हम कंसिडर करते हैं, जब ट्रिपनोसोमा होता है वहाँ पे हम इसको कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हम इफ़ ग्लूकोज इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, अब ग्लूकोज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मान के चलते हैं हम, लेकिन ग्लूकोज के अलावा हम इसको फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट भी मान सकते हैं, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट भी मान सकते हैं। ये अलग अलग लेवल पे हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि ग्लूकोज को ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मानेंगे। एक ग्लूकोज है, उससे 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं, 10 स्टेप होती है, इरिवर्सिबल पाथवे होता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि इरिवर्सिबल पाथवे क्या होता है। देखिए यहाँ से ए से बी एंजाइम बन रहा है, कोई ए है, ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है सॉरी, और यहाँ पे ई कोई एंजाइम काम कर रहा है। ये एंजाइम काम कर रहा है, इसकी वजह से ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे ई एंजाइम वर्क कर रहा है और यहाँ से बी से वापस ये ए में कन्वर्ट हो सकता है इसी एंजाइम के द्वारा। तो ये क्या है, रिवर्सिबल है। इसके अलावा अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये कोई एक्स है और ये वाई में कन्वर्ट हो रहा है, एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है, तो E1 एंजाइम काम कर रहा है, लेकिन वाई से एक्स में इसको कन्वर्ट करना है तो E1 काम में नहीं करेगा, इसके लिए E2 एंजाइम अलग से एंजाइम आएगा, वो काम करेगा। तब ये क्या प्रोसेस हो जाती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ए से बी में बन रहा है, बी से सी, सी से डी, डी से एक्स मान के चल रहे हैं। ये ऑल जो प्रोसेस है ये सभी रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन अगर एक भी प्रोसेस इरिवर्सिबल आ जाती है तो हम उसके इरिवर्सिबल प्रोसेस से मान लेते हैं। ओके, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन एट 1 स्टेप पे होती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन 2 स्टेप पे होता है। यहाँ पे हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है वो 2 फेज में कंप्लीट होती है, एक तो प्रिपरेटरी फेज और एक पे ऑफ फेज। तो अपर जो 5 स्टेज होती हैं वो प्रिपरेटरी फेज होती हैं और लोअर जो 5 स्टेज होती हैं पे ऑफ फेज होती हैं। तो ग्लूकोज से 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनता है, ये प्रिपरेटरी फेज है, और 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं, ये वे ऑफ फेज है। आगे हम बात करते हैं प्रिपरेटरी फेज की। प्रिपरेटरी फेज की हम बात करें तो यहाँ पे ग्लूकोज के 6 कार्बन हैं और वहाँ से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन रहा है। अब यहाँ पे ग्लूकोज के 6 कार्बन से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन रहा है। यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम वर्क कर रहा है, मैग्नीशियम आयन वर्क कर रहे हैं और ATP से ADP का फॉर्मेशन हो रहा है। एक ATP का खर्चा आ रहा है अपने पास में। यहाँ पे हम देखें तो सबस्ट्रेट इसका क्या होगा, तो सबस्ट्रेट आपको हमेशा याद रखना है कि अल्फा डी ग्लूकोज होता है